अब हम ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। और आर्थिक जीवन पर चर्चा करने से पहले फिर वही कथन अर्नोल्ड टाइनबी का क्या कथन था कि विश्व के इतिहास में अगर किसी भी देश के इतिहास के साथ सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ की गई है तो वो देश कौन सा है, वो भारत है। या फिर छेड़छाड़ हो सकता है आपको प्रतीत हो। अब बात करें, अर्थव्यवस्था पशुपालन आधारित थी लेकिन कृषि कार्य होता था। अब ऋग्वैदिक काल की बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? पशुपालन पर आधारित थी, लेकिन कृषि कार्य भी होता था। अब ध्यान रखना कि पशुपालन मुख्य है और कृषि कार्य पशुपालन की अपेक्षा क्या थोड़ा सा गौण है, इस बात को ध्यान रखिए। अब आप ये सोच के देखिए कि जहाँ पशु होंगे, पशु पाले जाएंगे तो वहाँ चारे की व्यवस्था होगी, कृषि की व्यवस्था तो होगी। तो ये थोड़ा सा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पशुपालन मुख्य हो गया, कृषि थोड़ा सा गौण हो गया। एक बात और, अब हो सकता है इसके पीछे जो तथ्य दिया गया वो ये हो कि ऋग्वेद में गाय शब्द 176 बार, वहीं कृषि 24 बार मिलता है। अब हो सकता है कि ज़्यादा बार जिस शब्द का उल्लेख मिलता है वो गाय है, कृषि का कम और गाय का ज़्यादा बार मिलता है। इस वजह से हो सकता है कि पशुपालन मुख्य बना दिया गया। लेकिन फिर भी हमें ये फैक्ट ध्यान रखना होगा कि पुस्तकों में या एग्जाम की दृष्टि से में जो फैक्ट ध्यान रखना होगा वो यही है कि अर्थव्यवस्था पशुपालन आधारित थी लेकिन कृषि कार्य भी होता था। अब एक बात याद रखना, कृषि मुख्य कार्य नहीं था। आर्य लोग यानी कि उस सभ्यता के निर्माता आर्य, वो इसे विजित लोगों का धंधा कहते थे। विजित लोगों का धंधा या अनार्य लोगों का धंधा कहते थे। कौन? आर्य। ऐसा हमें तथ्य मिलता है। इसके बाद और बात करें, ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि कार्य का उल्लेख, वहीं 10वें मंडल में सिंचाई प्रणाली का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में तो किसका मिलता है? कृषि कार्य का। और 10वें मंडल में सिंचाई प्रणाली का उल्लेख मिलता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ऋणदाताओं को बेकनाट कहते थे, यानी कि लोन देने वाले जो लोग थे, जो साहूकार टाइप के जो लोग थे, उनको क्या बोलते थे? बेकनाट बोलते थे। भूमि पर सामूहिक स्वामित्व के अनुमान। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना कि ऐसा कोई तथ्य, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है जिसे ये सिद्ध होता हो या इसका पता चलता हो कि राजा ही भूमि का मुख्य मालिक था। ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। यानी कि अगर भूमि का मालिक होता तो हम ये कहते कि सामूहिक स्वामित्व तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भूमि किसकी है? राजा की। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। इस वजह से ये अनुमान लगा दिया जाता है कि भूमि पर सामूहिक स्वामित्व होता था। इस बात को ध्यान रखें। वैश्य वर्ग से प्राप्त उपहार राजा की आय का मुख्य साधन था। इस बात को ध्यान रखें। अभी कृषि और पशुपालन को थोड़ा धकेल दिया गया, ये अलग बात है। लेकिन अब यहाँ जो लिखा गया है, यहाँ जो तथ्य मिलता है सामने, यहाँ जो इतिहास में बताया गया है वो ये है कि वैश्य वर्ग से प्राप्त उपहार राजा की आय का मुख्य साधन था। अब ये उपहार किस रूप में था ये थोड़ा स्पष्ट नहीं। अब वैश्य उस समय की बात करें तो वैश्य कृषि कार्य ही करते थे। अब हम जब समाज में वर्ण व्यवस्था पढ़ते तो वर्ण 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण शिक्षा का काम करेगा, दान देने का काम करेगा। क्षत्रिय रक्षा का काम करेगा और वैश्य क्या करेगा? कृषि और व्यापार का काम करेगा। तो हो सकता है इस वैश्य वर्ग के द्वारा जो उपहार, अब ये उपहार का स्वरूप क्या था, उपहार की प्रकृति क्या थी, इसके बारे में अस्पष्टता है। लेकिन फिर भी फैक्ट के रूप में ध्यान रखना पड़ेगा कि वैश्य वर्ग से प्राप्त उपहार राजा की आय का क्या था? मुख्य साधन था। उसके बाद अयस शब्द का इस्तेमाल ताम्र व कांस्य हेतु किया जाता था। अब अयस शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तांबे और कांस्य के लिए किया जाता है, यानी कि वो लोग धातु कला से परिचित है। इस बात को यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद बात करें, शिल्पियों को निम्न वर्ग का नहीं समझा जाता था। यानी कि जितने भी मिस्त्री थे, वो चाहे सुनार हो, लुहार हो, कुम्हार हो या चर्मकार हो या किसी भी अन्य प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए शिल्पी हो, उन सबको निम्न कैटेगरी का या निम्न वर्ग का नहीं समझा जाता था। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद ऋग्वेद में गाय शब्द 176, वहीं कृषि शब्द का उल्लेख कितनी बार आता है? 24 बार आता है। इस बात को भी ध्यान रखिए। और एक बात और, उस समय मुख्यतः जो पशु पालन तो होता था और उनमें भी मुख्य रूप से जिस पशु को पाला जाता था वो क्या था? गाय थी। ठीक है ना। अब गाय की चोरी के पीछे भी युद्ध हुआ करता है कि पशुओं की चोरी के लिए भी उसमें आर्यों और अनार्यों के बीच में युद्ध होते थे और आर्य अक्सर युद्ध जीता करते थे और युद्ध हमेशा जीतने की वजह से उनमें विजेताओं की भावना बढ़ गई। इससे वो खुद को
उच्च कुल का मानने लगे, ऐसा इतिहासकारों का ऐसा अनुमान है, इतिहास में एक प्रचलित परंपरा है। उसके बाद बात करें, मवेशी चोर पणे कहलाते थे, जो आगे चलकर क्या बने, व्यापारी। मवेशी चोरों के लिए क्या शब्द दिया गया, पणी, और आगे चलकर ही मवेशी चोर क्या कहलाए, व्यापारी कहलाए। इस बात को ध्यान रखें। तो ये ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन और उद्योगों की बात करें थे। एक तथ्य और है, एक नाम आता है लोप्ट्रा, लो आधा पे ट्रा, लोप्ट्रा। लोप्ट्रा कहते थे युद्ध में लूट का जो सामान था, युद्ध में लूट का जो सामान था उसे क्या नाम दिया जाता था, लोप्ट्रा दिया जाता था। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद में और भी कई सारे तथ्य